बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कम ही होता है तारीख में कि जब ऐसे मोमेंट है जहां पर कहा जाए हिस्ट्री इज टर्निंग अ पेज, यानी तारीख बदलने वाली है और पन्ना भी बदलने वाला है। हुआ ये है कि चाइना और रूस की जानिब से पहली दफ़ा शायद इतने बोल्ड अंदाज में, वार्निंग के अंदाज में क्लियरली इसराइल को कहा गया है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। और ओपनली दोनों की जानिब से कहा गया है कि अब आप रफा में जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको रोक दें। ऐसा लग रहा है कि चाइना और रूस की हो गई है बस। इन्होंने वार्निंग जारी कर दी है और कहा है कि बस इनफ इज इनफ, इसराइल इमीडिएटली ऑपरेशन को रोक दे, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। और साथ चाइना ने बड़े अंदाज में कहा है कि इसराइल ने जो बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है, उन्होंने कहा है कि अब जो आईसीजे और जो इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले आए हैं उसके मुताबिक अब इसराइल यहां पर मिलिट्री ऑपरेशन इमीडिएटली रोक दे, वरना अब वरना के आगे क्या सूरत हाल है ये उन्होंने नहीं बताया। लेकिन होने ये जा रहा है कि इंटरनेशनल सतह पर शायद हम तारीख में पहली दफा देखने वाले हैं कि बराह रास्त चाइना और इसराइल की अब आने वाले वक्त में होने जा रही है लड़ाई। क्योंकि इसराइल इस वक्त इतना ताकतवर हो चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि वो किसी के बाप की भी परवाह नहीं कर रहा। अपने टैंक्स ले आया है, फौज ले आया है, रफा के सेंट्रल एरिया में ले आया है, और ये कभी भी नहीं हुआ। और आप इस बात को भी जानकर हैरान होंगे कि इसराइल ये जगह पर जहां पर इस वक्त वो आया है, बकौल उनके कि हम 2000 साल के बाद इस एरिया में दाखिल हुए हैं, कभी हमें आने की इजाजत नहीं थी और आज हमारे पास मौका है। अब जरूरत हाल ये है कि चाइना करने क्या जा रहा है, रूस क्या करने जा रहा है। पहला नंबर 1 स्टेप ये है कि चाइना अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की रोशनी में इजराइल पर लगाने जा रहा है पाबंदियां। और जब ये पाबंदियां आयद होंगी तो उसके बाद यूरोप पूरी तरह वो भी पाबंदियां आयद करेगा। असल में अब लड़ाई होने जा रही है चाइना के साथ भी। चाइना को एक बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि अमेरिका इस वक्त किसके इशारे पर है। ये बच्चा बच्चा अगर जानता बात, तो क्या चाइना, रूस को और बाकी ताकतों को नहीं पता कि इसराइल कितना ताकतवर है कि वो दंदनाता फिर है। अगर आज ये सूरत हाल है तो कल को ये ताइवान के अंदर आकर क्या करेंगे। तो वो ये चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल ही कायम ना हो। चाइना असल में बहुत सारे मामलात में इसराइल के खिलाफ अब इकदाम लेने जा रहा है। ये है पहली वार्निंग। और दूसरी जानिब आप ये देखिए कि दोनों की जानिब से तब ये वार्निंग जारी की गई है कि बस इनफ इज इनफ हो गया है, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब जब अर्दोगान ने कहा है, मुस्लिम वर्ल्ड को, इस्लामिक वर्ल्ड को कहा है कि अब सारे मिलकर एक फैसला ले लें। और आप अंदाजा करें कि कैसी अजीब बात है कि अर्दोगान ने जब ये बात कही है कि इस्लामिक वर्ल्ड आगे बढ़े और सारे मिलकर अब इसराइल के खिलाफ एक फैसला ले ले, यानी OIC, तो आप इस बात को जाने कि किसी मुल्क ने अर्दोगान की बात पर लब्बैक तो बड़ी दूर की बात है, किसी मुल्क ने उनकी बात पर एक लफ्ज तक नहीं बोला और ना कहा है। यानी साफ ये जाहिर हो गया है कि सबने फैसला कर लिया है कि एक एक करके सारे मारे जाते हैं, मारे जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, हमने किसी के लिए नहीं जाना। और इसी तरह सूरत हाल ये होगी फिर आपके मरने के बाद, या आप जब तबाह हो रहे होंगे तो किसी ने नहीं आना। चाइना और रूस ने असल में इस वक्त जो फैसला जारी किया है, उन्होंने अब लगानी है इसराइल पर पाबंदियां। सबसे पहले वो ये करेंगे कि नेतन्याहू से लेकर बाकी इंडिविजुअल पर लगाएंगे पाबंदियां। चाइना असल में देता है बहुत ज्यादा सामान, वो जो सामान होगा वो इसराइल नहीं जाएगा। बज़ाहिर तो आपको ये लगेगा कि जब वो सामान नहीं जाएगा तो चाइना को बड़ा नुकसान होगा, डेफिनेटली बात है नुकसान होगा। लेकिन चाइना लॉन्ग टर्म का फायदा देख रहा है, शॉर्ट टर्म में नुकसान देख रहा है। उनको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि मुस्तकबिल के अंदर जो लड़ाई होनी है, मुसलमानों को अगर अपने साथ रखना है, मुस्लिम कंट्रीज को, तो हमें वो काम करना पड़ेगा। और ओपनली अब वो ये देख रहे हैं कि अगर इस सारे सिनेरियो में अमेरिका के हथियार दिए गए, ये रफा में जितना ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है, आप देखें कि तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब लोगों ने जो तस्वीर हैं कि तमाम आयज़ इस वक्त रफा पर हैं, वो शेयर की हैं दुनिया भर में। और उससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि पूरा वर्ल्ड अब खड़ा हो गया है इसराइल के खिलाफ। चाइना को ये लग रहा है कि अमेरिका दे रहा है इनको हथियार और वो धड़ाधड़ इनको मारे जा रहे। अगर हमने यहाँ पर इनको ना रोका तो ये ताइवान में भी यही काम करेंगे।
और आप एक बात याद रखिएगा कि ताइवान की जो आबादी है वो तकरीबन 2.25 करोड़ है। ताइवान, याद रहे, इस वक्त किसी सूरत फ़लस्तीन नहीं है, वो एक बहुत बड़ी ताकत है। यानी दुनिया के अंदर चिप और बाकी सारे मामला, तो उनको ये लग रहा है कि अगर उनको हथियार दिए इन्होंने, क्योंकि चाइना तो चाह रहा है कि ताइवान इसी तरह हमारे पास आ जाए कि कोई खून खराबा ना हो, कुछ ना हो, बस वहाँ का जो प्रेसिडेंट है हम उसको करें रिप्लेस, उसको गिरफ्तार करें और बाकी हमारे हाथ में आ जाए। अगर अमेरिका वहाँ पर हथियार दे, चीज़ें दे, तो वहाँ पर वो तबाही होगी और जंग चलती जाएगी। तो अब उसने स्टैंड लेने का किया है फैसला। अब इस सारे सिनेरियो में पहले लगेंगी इजराइल पर पाबंदियां, अपना माल वो नहीं भेजेंगे, इंटरनेशनल सतह पर उसके खिलाफ हर तरह की आवाज़, इक़दामात होंगे। और गालिबन शायद अब चाइना ये फैसला करेगा कि आने वाले वक्त में ऐसा सिनेरियो बन जाए रूस के साथ, इसको बाय फोर्स अब रोका जाए। अब 2 तरीके होंगे बाय फोर्स रोकने के लिए। एक तो आप ओपनली कह दें कि ठीक है जी, हमारी एक अपनी फौज बना ले, फलाना कर ले, फिर हम जाकर रोके, वो लॉन्ग टर्म में हो सकता है, अभी शायद सूरत हाल नहीं। लेकिन चाइना ये भी देख रहा है कि अगर मैंने मुस्लिम फोर्सेस के साथ, मुसलमानों के साथ मिलकर अपने कई ममालिक को अपने साथ मिला लिया, तो कल को ये फोर्सेस जाकर मेरे साथ ताइवान वाले मामले पर भी खड़ी हो जाएंगी, इंडिया के खिलाफ भी लड़ पड़ेंगी। और हर तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस इतना है, चाइना लड़ाई पर बिलीव नहीं करता, लेकिन अब शायद मामला ये है जहां वो लड़ाई से पीछे हट नहीं सकता। अब अगला जो सिनेरियो है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और वो सिनेरियो ये है कि चाइना ने फैसला ये किया है कि वो ईरान को इतना मजबूत कर दे, इतना मजबूत कर दे, और स्टिल अभी वो करेगा कि सारे सिनेरियो में हम रूस को मजबूत करें, रूस ईरान को, और वो आगे इतने हथियार पहुंचाए कि अब इसराइल का मुकाबला डायरेक्ट हो। और गालिबन हम शायद अब ये देखने जा रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ एक जंग शायद छेड़ दी जाए शाम की साइड से और बाकी ममालिक, क्योंकि इसराइल तो बाज नहीं आने वाला। तो याद रहे कि अगले जो स्टेप्स हैं वो शाम के बगैर मुकम्मल नहीं है। शाम वो जगह है कि जहां पर इसराइल की नज़र फ़लस्तीन के बाद है, यानी तुर्की पर बाद में, शाम में पहले नज़र है, क्योंकि उनको पता है कि रूस वहां पर बैठा हुआ है। तो इन्होंने फैसला, चाइना ने ये किया है कि रूस को इतना मजबूत करें कि वो हथियार चीज़ें, क्योंकि चाइना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई सप्लाई नहीं करता टेक्नोलॉजी या हथियार, वो अंदर खाते जो भी चलता है। यानी उसकी कोशिश ये है कि मैं अगर रूस को मजबूत करता हूँ, इसीलिए तो आपको याद होगा ना कि अमेरिका ने वार्निंग जारी की थी और कहा था वहाँ पर पाबंदी आयद कर देंगे। अब असल में चाइना ये फैसला करने जा रहा है अमेरिका के खिलाफ कि हमें पाबंदी आयद करनी। वो ये समझते हैं कि अब अमेरिका अगर नहीं रोक पा रहा तो अब हमें खड़े हो जाना चाहिए। अब ये शायद दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होने का वक्त आ गया, क्योंकि इस वक्त दुनिया सारी खिलाफ हो चुकी है इसराइल के, लेकिन वो नहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो ऑपरेशन पर ऑपरेशन कर रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, और कोई सूरत हाल नहीं है कि आपको वेस्ट बैंक में ये मामला भी होता हुआ नजर आए। और दूसरी जानिब अमेरिका के थ्रू तमाम इस्लामिक कंट्रीज को मैनेज कर लिया गया है, तकरीबन 2-4 को निकाल के ऑलमोस्ट सबको मैनेज कर लिया गया है कि कोई जुर्रत ना रखे, कोई बात करने की जुर्रत ना रखे, आगे बढ़े। सो अब जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें इसराइल के ऊपर आ रहा है बहुत ज्यादा प्रेशर आने के बाद आप अंदाजा करें, इस लड़की ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ये इंडियन है लड़की, ये कोई और नहीं है, इसकी जो स्पीच हुई है उसने ऐसी स्पीच डिलीवर की है, ऐसी क्लास की स्पीच डिलीवर की है। उसने सारी दुनिया के सामने कहा कि फ़लस्तीन या गजा के हक में खड़े होने पर हमारे स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया है, उनको ग्रेजुएट नहीं करने दिया गया है, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को फलाना। उसने कहा ये अमेरिका के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस मकसद के लिए हमने, आज इसराइल के खिलाफ मामला है तो किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। इस स्पीच का इतना इम्पैक्ट बढ़ा गया, हत्ता कि ये इंडियन है, पीछे बैकग्राउंड इसका इंडियन है, लेकिन वहां के लोग अब खड़े हो गए। आज बॉलीवुड पूरा खड़ा हुआ है। आप बताएं बॉलीवुड इंडस्ट्री को क्या लेना देना था रफा से, लेकिन वो खड़े हैं। हॉलीवुड खड़ा है, क्रिकेटर्स खड़े हो गए, ऑस्ट्रेलिया से लेकर सारे, क्योंकि इन्होंने जो बर्बरियत की है, टेंटों में बेचारे बच्चे थे और ऊपर से जो स्ट्राइक कर दिए इन्होंने, वो इतने तबाहकुन थे कि वो सीधा जाकर लगे और ना किसी का धड़ सलामत है ना कुछ। और वो तस्वीरें देखकर लोगों को जहनी तौर पर मफलूज हो गए और वो कह रहे हैं कि क्या बर्बरियत। अब असल में उन सबको नजर आ रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, वो ये देख रहे हैं कि पहले ये कहा जाता था कि नहीं ये झूठ है जी, वो इजराइल का सारी दुनिया पर आज, अब तो हम आंखों से देख रहे हैं कि कहाँ दुनिया की, यानी आप अंदाजा कर ले 8 अरब के करीब आबादी एक तरफ, और दुनिया में अजीबो गरीब सूरत हाल है, यानी 8 अरब के करीब आबादी एक तरफ और 90 लाख एक तरफ। और इस सूरत हाल में पता ये चला है कि बहुत सारे इजरायली जो चले गए उन्होंने वापस लौट कर नहीं आना। तो कह रहे हैं कि हमें नहीं आना और हम क्या अपने मुल्कों में सेट होंगे, हमें बुलाया गया था, अब नहीं आना।
इस सारे सिनेरियो में आप बता दें कि दुनिया में अब सिलसिला चल रहा है, इन्होंने क्या प्लान किया है। अब सोचे जरा, प्लान अब ये हुआ है कि नेतन्याहू को इंटरनेशनल ताकतें आकर ये कहने जा रही हैं कि आप फारिग हो जाएं, क्योंकि अब इलेक्शन का साल है। नेतन्याहू की जगह डिफेंस मिनिस्टर को आगे लेकर आना है, आर्मी उसकी बैक पर होगी, सारा होगा। और नेतन्याहू के खिलाफ जो वारंट और ये तमाम चीज़ें हैं उसमें छोटी होगी। जैसे किसी को भी इक़्तिदार में लाना होता तो इस्टेब्लिशमेंट दुनिया में ये काम करती है, उसको कहती है ठीक है तुम्हारे केसेस माफ़ हो जाएंगे, अदालतों को मैनेज कर लेंगे फलाना। इस सारे सिनेरियो में इजराइल की अवाम हो गई नेतन्याहू के खिलाफ। वो ही अब कह रहे हैं कि अवाम को ठंडा करने और इंटरनेशनल सतह पर ठंडा करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, नेतन्याहू को घर भेज दिया जाएगा, लेकिन उसकी साथ हिफाजत की जाएगी। क्योंकि अगर नेतन्याहू को गिरफ्तार करके उसको सजा दी गई तो फिर दोबारा अगला कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा जो इंटरनेशनल सतह पर जाकर यानी इबलीस की ताकतों के लिए सारे काम कर सके। अब सिनेरियो ये बना है कि इसकी जगह वो लेकर आ रहे हैं, यानी एक नया प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो मामला इस वक्त चाइना और रूस का खड़ा हो गया है वो पूरी तरह बरहम होना शुरू हो गए हैं, और उनको ये लग रहा है कि अमेरिका की वजह से ये सारा काम हो रहा है। अगर हम अब भी ना उठे तो आने वाले वक्त में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हो ये रहा है कि यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट हो, फ्रेंच पार्लियामेंट हो, ये वो तमाम पार्लियामेंट्स हैं कि जहां पर अब फ़लस्तीन की आवाज़ गूंज रही है। और सबसे बढ़कर मामला ये हो रहा है कि ख़तरा ये पैदा हो गया है तमाम यूरोपीय यूनियन को और उन कंट्रीज़ को। इतना वहाँ पर एहतजाज अब शुरू हो गए। जो दूसरी लहर आई है, ये रफ़ा के बाद जो लहर उठी है वो हद से ज़्यादा ख़तरनाक है। वो अलग बात है कि मुस्लिम कंट्री के अंदर आपको एहतजाज देखने को नहीं मिल रहा। उसकी वजह यह है कि कंट्रोल किया हुआ है, कोई एहतजाज करेगा तो आप देखिए उनको जेलों में फेंक दिया जाएगा। ये एक चीज ज़हन में रख ले, मुस्लिम ममालिक के बेगैरती की आखिरी हदें छू चुके हैं। ये मामला इनके तय अमेरिका के खिलाफ जाकर देखिए, आप जाएं तो सही ना, आप कहें कि हम इजराइल के खिलाफ अपनी फौज लेकर जा रहे हैं, आपका अमेरिका हशर क्या करेगा आप अंदाजा नहीं कर सकते। इसी बात का तो चाइना रूस को गुस्सा है कि एक ही मुल्क है जो इस वक्त खड़ा हुआ है हमारे सारे मामलात में ये काम करने के लिए, वो ईरान है। और ईरान का भी वो प्रेसिडेंट बदकिस्मती से, और वो बेचारा साथ जो फॉरेन मिनिस्टर था इब्राहिम रईसी के साथ अमीर अब्दुल्ला, वो बेचारे दोनों ही दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। यानी ये इतना बड़ा मुसलमानों को सेटबैक लगा है कि किसी में और जुर्रत ही नहीं थी। अब आप जितना मर्जी ईरान को कहते रहे, आप रिपोर्ट करते रहे, फलाना करते रहे, आज भी ईरान की रिपोर्ट वही है कि जी कुछ नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। आप सोचो ना उसके बाद हुआ क्या है। उसके बाद हुआ ये है कि जिन कंट्रीज ने, जो मुसलमानों की कंट्रीज थी, जरा सी भी कोई धमकी भी देनी थी इसराइल को, वो भी दबक कर बैठ गए। उन्होंने हाल देख लिया ना कि इब्राहिम रईसी का क्या हुआ है। आप उसको हादसा कहें, जो मर्जी कहें, दुनिया तस्लीम करने को तैयार नहीं, ईरानी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो अब आप अंदाजा यहां से कर सकते हैं कि मुल्क की सूरत हाल क्या हो चुकी है। देखिए मिस्र कितना उसका गहरा ताल्लुक था इजराइल के साथ। अब वहां पर जब मफादात की बात आती है तो इसराइल अपने इत्तेहादियों को भी नहीं छोड़ता। उसने कहना भाई निकलो यहां से, हम तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम इन मामलात के बाद ठीक हो जाओगे, तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप अंदाजा करें कि रूस ने जो धमकी दी है उसके बाद उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो मिसाइलों को बैन कर दिया गया था एशिया के अंदर, अब वो मिसाइल इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, डिप्लॉय कर रहा है। और ऐसे ऐसे उन्होंने मिसाइल इसराइल को पहुंचा दिए, ऐसा असला पहुंचा दिया है कि इसराइल पर, आप जानते हैं एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है। अमेरिका ने इसराइल को इतना असला दे दिया, इतना असला दे दिया है कि अगर लेट से किसी वजह से कोई प्रेशर बढ़ता है, इंटरनेशनल सतह पर पाबंदियां लगती हैं अमेरिका पर या फलाना के हथियार नहीं देना, उनके पास अगले 4-5 साल की जंग लड़ने के लिए असला पहुंच चुका है। इतना ज्यादा है। और इसराइल के अंदर उन्होंने कह दिया है कि हमने ऑपरेशन क्लियर करना है, कोई मुस्लिम कंट्री अपनी फौज नहीं भेजेगी, जो भेजेगी हम उसका हशर नशर कर देंगे। यानी आप सोचें एक 90 लाख का मुल्क जो है वो दुनिया में दंदनाता फिर है। अब असल मुकाबला देखिए, चाइना का मामला होता तो चाइना तो इंट से इंट बजा देता। ये चाइना का जो ताइवान का मामला क्या है, वो कहता है हमारी तहजीब का है। यानी ताइवान के उस वक्त के एक प्रेसिडेंट ने लिखा था, उसने कहा था कि हम चाइना के बच्चे नहीं हैं। चाइना को कहा था, उसने कहा था चाइनीज तहजीब के बच्चे हो सकते हैं, चाइना के बच्चे नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि ताइवान हमारा मुल्क है। उसने कहा कि ये बात तुम जो मर्जी को, अगर ताइवान के मामले पर यह बात कही तो हम किसी सूरत में भून डालेंगे, तुम्हारी खोपड़ियां तोड़कर उसमें से खून निकलेगा और बहता रहेगा। आप सोचो भाई इतना सेंसिटिव है। और हमारा क्या,
देखिए, ना कभी हमें बैतुल मुकद्दस से कोई मोहब्बत थी, सीधी सी बात है, ना कोई हमें फ़लस्तीन से मोहब्बत थी। ये सब ढकोसले थे, सब 2 नंबरी फ्रॉड था। अगर ऐसी सूरत हाल होती है, 57 मुल्क, वो दुकान चीख रहा है उधर से बैठकर, वो कह रहा है कि यार भेजो, सारे उठो, उठकर सारे हम भेजे, कोई फैसला करें। लेकिन कोई फैसला नहीं करना। कौन करेगा? अमेरिका करने देगा? आज चाइना अगर वार्निंग जारी कर रहा है, चाइना का क्या लेना देना है फ़लस्तीन के साथ, सिवाय एक के इंसानी हमदर्दी है या मामला है, वरना ये मुल्क किसका था? तो मुसलमानों का था ना। लेकिन उनको परवाह ही नहीं है। आप एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरा होकर रहना है कि तुम पर दीगर कौमें ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाले खाने पर टूटते हैं, और दावत दी जाएगी, आओ यहाँ से खाओ, आओ यहाँ से। ये मफहूम है, यानी हर कोई इंडिविजुअली, सिर्फ इस वक्त क्या है, सारा अपना आप बचाने की कोशिश करें। आप बताएं, कभी फ़लस्तीन पुरअमन नहीं होता था? अगर उनका ये हाल है, गजा का ये हाल है, या रफा का ये हाल है, तो क्या शाम का नहीं होगा? तो क्या इस सारी सूरत हाल में मिस्र का नहीं होगा, तुर्की का नहीं होगा, बाकी मिडिल ईस्ट का नहीं होगा, मुस्लिम कंट्रीज का नहीं होगा? आप देखते तो जाइएगा, अगलों ने प्लान क्या बनाकर रखा हुआ है। एक एक का नंबर आने वाला है, किसी को अगलों ने नहीं छोड़ना। और सबसे बढ़कर बात यह है कि आज भी अगर आप चाइना के कैंप में जाएंगे, देखिए किसी को IMF से इन्होंने कंट्रोल कर लिया, किसी को वर्ल्ड बैंक से कर लिया है, किसी को वहां पर हुक्मरान अपने बिठा दिया लाकर, कुछ भी। आप ये गौर करें कि फ़लस्तीन के लिए एहतजाज नहीं हो रहा, लेकिन गैर मुस्लिम कंट्रीज में हो रहा, और अब तो अमेरिका में भी एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। फाइनल मोमेंट्स है, चाइना तो रूस अपना काम कर देगा, बाकी क्या करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।